क्लास 12th क्लास 11th केमिस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो था थर्मल एनर्जी, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके पहले हमने जो फोर्सेस थे उनके बारे में हमने समझा था, ठीक है ना। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स एटम और मॉलिक्यूल। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस. इट इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मैटर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, एंड दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज थर्मल मोशन. सो बेसिकली थर्मल एनर्जी आपकी क्या कौन सी एनर्जी होती है? ऐसी एनर्जी जो कोई बॉडी तब रिलीज़ करती है जब उसके अंदर के एटम्स या मॉलिक्यूल मोशन करते हैं, है ना। जब आपके बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल के या मैटर के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो मोशन करते हैं आपस में, तो क्या होती है, एक तरह की एनर्जी रिलीज़ होती है, और इस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? थर्मल एनर्जी. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, मतलब किसी भी टेम्परेचर की सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल, अगर किसी मशीन का आप लोग कोई भी एग्जांपल, और वो मशीन जितना वर्क डन करेगी तो उसकी थर्मल एनर्जी उतनी इंक्रीज़ होगी और उसका टेम्परेचर उतना इंक्रीज़ होगा, है ना. सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस. इट इज़ द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर, एंड एज दिस इज दस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल. और ऐसे मूवमेंट पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? थर्मल मोशन बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था वो था इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एंड थर्मल इंट्रैक्शंस. तो ये क्या है देखते हैं. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज टेंड्स टू कीप द मॉलिक्यूल टुगेदर. मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखती है किसी भी बॉडी के अंदर, बट थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल टेंड्स टू कीप देम अपार्ट. थर्मल एनर्जी क्या करती है? मॉलिक्यूल्स के जो आपस में मोशन होने के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो आपकी थर्मल एनर्जी होती है. इतना तो हमने लास्ट टॉपिक में समझे थे, है ना. एंड थ्री स्टेट ऑफ मैटर आर द रिजल्ट ऑफ द बैलेंस बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एंड थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल. और आपकी जो तीन स्टेट ऑफ मैटर है, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस. ये किस रिजल्ट से बनती है? ये एज अ रिजल्ट बिटवीन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके कारण. अगर सॉलिड है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग हो गए, लिक्विड है तो थोड़ा कम, और गैशियस है तो बहुत कम, है ना. और जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा उतना ही थर्मल एनर्जी उस पर्टिकुलर सिस्टम में मैटर से रिलीज़ होगी. नेक्स्ट लिखा है व्हेन मॉलिकुलर इंट्रैक्शंस आर वेरी वीक. मतलब मॉलिकुलर इंट्रैक्शन बहुत वीक हो जाता है, मॉलिक्यूल डू नॉट क्लिंग टुगेदर टू मेक लिक्विड और सॉलिड अनलेस थर्मल एनर्जी इज रिड्यूस्ड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर. कि यहाँ पे बता रहे हैं कि जब मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से हैंग आउट हो जाते, मतलब चिपक जाते एक तरीके से, है ना. और इस तरीके से वो अलग अलग मैटर्स को फॉर्म करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो. तो यहाँ लिक्विड और सॉलिड मैटर जैसे वो फॉर्म करते हैं, अनलेस थर्मल एनर्जी इज रिड्यूस्ड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर. तो हम टेम्परेचर अगर लो होगा, मतलब मॉलिक्यूल के बीच का मोशन कम होगा, ज़्यादा मोशन नहीं होगा पार्टिकल के बीच में, तो थर्मल एनर्जी भी ज़्यादा नहीं होगी, है ना. फॉर आई मीन दैट कि जो आपका टेम्परेचर है सिस्टम का या मैटर का, वो इंक्रीज नहीं होगा, कम रहेगा. गैसेस डू नॉट लिक्विफाई ऑन कंप्रेशन ओनली. मतलब जो गैसेस रहती है वो लिक्विफाई नहीं होती कंप्रेशन से. ऑल्दो मॉलिक्यूल कम क्लोज वेरी क्लोज टू ईच अदर. मतलब हम किसी गैस को अगर कंप्रेस करें, है ना, उसके सारे मॉलिक्यूल्स को आपस में ला दे, तब भी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर नहीं होता. टेम्परेचर की कमी होने के कारण वो गैसेस आपका जो है कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है. And intermolecular forces operate to the maximum. However, when the thermal energy of a molecule is reduced by lowering the temperature, मतलब जब हम टेम्परेचर को गिराएंगे, कम करेंगे, और उसके कारण क्या होगा कि जो थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल की वो भी रिड्यूस होगी, तब जाके आपका जो गैस है वो इजीली लिक्विफाई हो जाता है, राइट. So predominance of thermal energy and the molecular interaction energy of a substance in three states are depicted as follow. कि सबसे पहले गैस से लिक्विड फॉर्म होगा एंड लिक्विड से सॉलिड स्टेट फॉर्म होगी. कब? जब प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन होता है. प्रीडोमिनेंस ऑफ थर्मल एनर्जी में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस. तो आपको यह एरो ध्यान से याद रखना है, ठीक है ना. नेक्स्ट लिखा है वी हैव ऑलरेडी लर्न द कॉज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर. हमने पहले ही कारण पढ़ चुके हैं जो तीन स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं उनका. नाउ वी विल लर्न अबाउट गैसेस एंड लिक्विड स्टेट. अब हम गैसेस और लिक्विड स्टेट के बारे में लर्न करेंगे, और उन लॉज के बारे में जो कि बिहेवियर ऑफ मैटर पे डिपेंड करते हैं इन तीनों स्टेट के बिहेवियर में, ठीक है ना. तो हमारी जो नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट इस चैप्टर की टॉपिक है वह हमारा गैशियस स्टेट. सो गैशियस स्टेट क्या होता है इसको अब डिटेल में समझते हैं हम. यहाँ लिखा है दिस इज़ द सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर. ये कैसा होता है सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर? क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल का जो बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स या डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है. Throughout our life we remain immersed in the ocean of air which is a mixture of gases. मतलब हम अपनी पूरी ज़िंदगी एक गैशियस क्लाउड के बीच में गुजारते हैं ना, जिसमें तरह तरह की मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है.
वी स्पेंड आवर लाइफ इन द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हम अपनी पूरी ज़िंदगी को जो हमारी जितनी भी लाइफ है हम अर्थ के ट्रोपोस्फेयर लेयर में गुजारते हैं। और ट्रोपोस्फेयर लेयर कौन सी लेयर होती है? इट इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर विच इज़ हेल्ड टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये लेयर बनी रहती है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ से लगी हुई। द थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ वाइटल टू आवर लाइफ, इट शील्ड्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। तो जो हमारी ओजोन लेयर जिसको हम बोलते हैं, जो कि एक थिन लेयर है, वो क्या करती है? वो हमें खतरनाक रेडिएशन जो होते हैं ना, उससे प्रोटेक्ट करती है हमारी अर्थ को, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग बींग को, ठीक है ना। द आगे लिखा है, इट कंटेन सब्सटेंस लाइक डाई ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एटसेट्रा। लेट अस नाउ focus our attention on the behavior of a substance which exists in the gaseous state under normal condition of temperature and pressure. A look at the periodic table shows that only 11 एलिमेंट सेंचुरीज ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। यहाँ पे 11 एलिमेंट्स के बारे में बताया, ठीक है। ये कौन कौन से एलिमेंट है? ये ऐसे एलिमेंट्स है, यहाँ बता रहा है पीरियोडिक टेबल के, जो क्या करते गैसेस स्टेट में, मतलब नॉर्मली हमारे एटमॉस्फेयर में देखने को हमें मिलेंगे, ठीक है। 11 एलिमेंट कौन कौन से देखिए? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। उसके बाद जितनी नोबल गैसेस है वो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, राइट। तो ये जो सारी गैसेस है ये हमारे एम्पल अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, राइट। और अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हमारे अर्थ के गैसियस कॉन्फ़िगरेशन, तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ में जो कौन सी गैस प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन। कितने परसेंट? 71% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। सो आगे लिखा है, द फर्स्ट रिलायबल मेजरमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस वाज मेड बाय एंग्लो आयरिश ब्रिटिश साइंटिस्ट कॉल्ड रॉबर्ट बॉयल। सो बॉयल लॉ यहीं से आता है कि रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में सबसे पहला मेजरमेंट लिया था जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है गैसेस की उसके बारे में, राइट। द लॉ विच ही फॉर्मुलेटेड इज नोन एज बोल्स लॉ। और जो लॉ इन्होंने दिया था उस लॉ का नाम क्या पड़ा? बोल्स लॉ। लेटर ऑन अटेम्प्ट to fly in air with the help of hot air balloon motivated Jacques Charles and Joseph Louis Gay-Lussac to discover additional gases law। तो यहाँ पे अभी जैसे कि हम आज की लाइफ में हम देख पाते कि हॉट एयर बलून के थ्रू हवा में फ्लाई करना है ना, ये कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन कहाँ से मिला था? जैक्विस चार्ल्स और जोसेफ लुइस गे लुज़ैक के लॉ से, जिन्होंने डिस्कवर किया था एडिशनल गैस लॉ के बारे में, राइट। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवोगैड्रो एंड अदर प्रोवाइडेड लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट गैसेस स्टेट। और दूसरे जैसे कि एवोगैड्रो लॉ जो आया था, इन्होंने भी बहुत कॉन्फ़िगरेशन हमारे गैसेस स्टेट के डिस्कवरी में कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया था और इन्फॉर्मेशन दी थी हमें गैसेस स्टेट के बारे में। सो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा बॉयल्स लॉ, राइट। सो रॉबर्ट बॉयल्स का जो लॉ था 1662 में उन्होंने प्रपोज किया था, वो लॉ क्या कहता है देखते हैं। ये लॉ प्रेशर वॉल्यूम के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रॉबर्ट बॉयल्स रीच टू द कंक्लूजन दैट, कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस से रॉबर्ट बॉयल का किस कंक्लूजन में पहुंचे? उन्होंने ये देखा दैट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट दैट इज So on the basis of his experiment, Robert Boyle reached to the conclusion that at constant temperature, मतलब constant temperature पे जो pressure होता है of a fixed amount, that is a number of mole n of a gas vary inversely with its volume, right। इसका मतलब ये है कि constant temperature में जो pressure होता है एक fixed amount में रहता है gases का, वो vary करता है as inversely with its volume। मतलब जैसे जैसे उसका volume बढ़ेगा वैसे वैसे composition क्या होगा, मतलब pressure जो रहेगा composition ही pressure जो है वो कम होते जाएगा जैसे जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर आप एक सिलेंडर के अंदर गैस को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे उसका गैस का प्रेशर ज़्यादा रहता है, और अगर हम हमारी एटमॉस्फेयर में देखेंगे तो गैस का प्रेशर कम रहता है, ठीक है। और ये कैसे होता है? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर। दिस इज़ नोन एज बोल्स लॉ। तो यही हमारा बोल्स लॉ। मैथमेटिकली इसे हम रिटर्न कर सकते हैं, P इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। मतलब प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर कम होगा, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम कम होगा। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहेगा आपका? टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जो ना अमाउंट है आपका गैसेस का वो। सो नेक्स्ट लाइन में P इज इक्वल टू K1 1/V। सो K आपका क्या है? ये कांस्टेंट है, राइट। वेयर K1 इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट K1 डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ गैस। और ये K1 की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? अमाउंट ऑफ गैस पे डिपेंड करेगी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड द यूनिट इन विच P एंड V आर एक्सप्रेस्ड ऑन रीअरेंजिंग इक्वेशन 5.2 वी ऑब्टेन। हम 5.2 को इक्वेशन को जब रीअरेंज करते हैं तो हमें क्या मिलता है? पी वी इज इक्वल टू K1, क्योंकि हमने V को P के साथ ला लिया था। तो P मल्टीप्लाई बाय V इज इक्वल टू K1। प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट।
इट मीन्स दैट, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम जो है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस में वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब जब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो जो प्रोडक्ट होगा प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ गैस का, वो अमाउंट ऑफ गैस, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का, वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। If a fixed amount of gas at constant temperature T occupying volume V1 at pressure P1 undergoes expansion so that volume become V2 and the pressure become P2, then according to Boyle's law, हमें बता रहे हैं कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैसेस को जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऑक्यूपाई करती है वॉल्यूम V1 को एट प्रेशर P1 पर, और वैसी सिमिलरली वैसी वॉल्यूम V2 को ऑक्यूपाई करती एट प्रेशर P2। सो हमारा बॉयल्स लॉ क्या हो जाता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एंड इज इक्वल टू कांस्टेंट। इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो 5.5 हमारा इक्वेशन पे देखिए क्या लिखा है, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। अब यहाँ पे हमें एक ग्राफ यहाँ पे मैं आपको बोल्स लॉ जो एक्चुअली में यहाँ पे ख़त्म हो गया, पर यहाँ पे मैं आपको एक लाइन जो था हमारा एक पैराग्राफ को मिस हो गया था, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ गैसेस स्टेट के बारे में कि नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट करती गैसेस स्टेट, और ये जो गैसेस स्टेट है इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दी थी। ये वाली लाइन मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करा था, ईजी आप पढ़ सकते हो, बाकी मैं एक बार आपको फटाफट बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस कैसी होती है, बहुत ज़्यादा कंपेरेसिबल होती है ना, कंप्रेस कर सकते हैं हमें। गैसेस एग्जर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। गैसेस क्या करती है, प्रेशर को इक्वली हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी देन द सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड की कंपैरिजन में गैसेस की डेंसिटी कैसी होती है, लोअर होती है, कम होती है, राइट। नेक्स्ट, द वॉल्यूम एंड द शेप ऑफ गैसेज आर नॉट फिक्स्ड। तो किसी भी गैस का कोई वॉल्यूम या शेप फिक्स नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्लास में। एंड दिस एज्यूम वॉल्यूम एंड शेप ऑफ अ कंटेनर। ये किसी भी कंटेनर जिसमें गैसेस को कंटेन करके रखा जाएगा उसी के शेप में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे पानी किसी भी शेप में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक वाइस वैसे, पर सॉलिड नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, गैसेस मिक्स इवनली एंड कम्प्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शन विदाउट एनी मैकेनिकल एड। गैसेस कैसे मिक्स होती है, पूरी तरीके से, मतलब पूरे जिसके पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स है ना, वो इक्वली अमाउंट में मिक्सड होते हैं और कम्प्लीटली प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं बिना किसी मैकेनिकल एड के। नेक्स्ट क्या लिखा है, सिंप्लिसिटी ऑफ गैस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। तो सिंप्लिसिटी ऑफ गैस क्यों बोला गया है, क्या गैसेस की जो स्टडी है सिंपल इसलिए क्योंकि जो गैसेस के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है ये कैसा होता है, मॉलिक्यूल का नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच का पार्टिकल का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। देयर बिहेवियर इज गवर्न बाय सम जनरल लॉज विच वर डिस्कवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। दिस लॉज आर रिलेशनशिप बिटवीन द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। सम ऑफ दिस प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास आर वेरी इंपॉर्टेंट because the relationship between this variable describes the state of the gas. Interdependence of this variable leads to the formulation of gas law. In the next section we will learn about the gas law. तो ये जो भी हमने देखा गैसेस लॉ के बारे में, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है गैस की, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, मास, है ना, इसके बेसिस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया गया और हमारे सामने कुछ लॉज को रखा गया, जिसमें से हमारा गैसियस लॉ हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था गैस लॉ, वो क्या कहता है, द गैस लॉ विच वी विल स्टडी नाउ वर द रिजल्ट ऑफ रिसर्च कैरिड ऑन फॉर several centuries on the physical properties of gases. First reliable experiment was conducted by the Robert Boyle in 1662, right? उसके बाद हमने रॉबर्ट बॉयल का एक्सपेरिमेंट देखा था। ये 11 एलिमेंट आपको याद रखना है जो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, और हाँ, यहाँ पे आप एक बात ध्यान देख सकते हैं, प्रेडिक्ट टेबल में कौन कौन से ग्रुप में ये गैसेस प्रेजेंट है, जैसे फर्स्ट ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप एंड 18 ग्रुप, राइट। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। बोल्स लॉ एक्सप्लेन करने के बाद अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, ठीक है। जैसे 200 के, 400 के, 600 केल्विन, ये सब क्या है, ये टेम्परेचर है केल्विन की यूनिट में, राइट। और ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया गया, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में, राइट। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर यहाँ पे बता रहा है बढ़ रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर के हिसाब से ग्राफ चेंज होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सो ये रेड, ग्रीन और ब्लू लाइन जो है ये आपके टेम्परेचर को बता रहा है कि कितना टेम्परेचर पे गैस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे प्रेशर कितना होगा, फिर 400 की टेम्परेचर पे पर्टिकुलर वॉल्यूम पर आपकी प्रेशर कितना रहेगा, ठीक है, तो आप उसको मेजर कर सकते हैं। शोइंग टू कन्वेंशनल वेज ऑफ ग्राफिकली प्रेजेंटेड बोल्स लॉ एट डिफरेंट टेम्परेचर, द वैल्यू ऑफ K1 फॉर ईच कर्व इज डिफरेंट। मतलब K1 की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो हमारा K1 था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट टेम्परेचर, उसकी जो वैल्यू है वो हर कर्व में चेंज है, आप देख सकते हैं, जैसे 200 के, 400 के, 600 के,
राइट। उसके बाद क्या लिखा है, इट वेराई ओनली विद टेम्परेचर, और ये कैसे बदलेगी, ये टेम्परेचर के साथ साथ बदलेगी। ईच कर्व करस्पॉन्ड टू अ डिफरेंट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एज इज नोन एज आइसोथर्म, और इससे क्या बोलेंगे हम, आइसोथर्म। हायर कर्व्स करस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर, मतलब जो बड़े वाले कर्व है वो ज़्यादा टेम्परेचर को शो कर रहे हैं, जैसे कि 600 के जो ऊंचे सबसे ऊपर वाले कर्व है। इट शुड बी नोटेड दैट वॉल्यूम ऑफ गैसेज डबल, मतलब गैस का वॉल्यूम डबल हो जाता है कब, इफ प्रेशर इज हाल्व। टेबल 5.1 गिव्स इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन वॉल्यूम ऑफ 0.09 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 300 के। फिगर 5.5 जो रिप्रेजेंट कर रहा है गैसेस के बारे में, यहाँ पे हम देख सकते हैं यार T1 T2 T3, ये क्या है, टेम्परेचर्स के बारे में बता रहे हैं, जहाँ पे T3 जो है, T3 इज ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। अभी हम बता रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा है वैसे वैसे प्रेशर वेराई कर रहा है, ठीक है ना। हाउएवर एट हाई प्रेशर गैसेस डेविएट फ्रॉम बोल्स लॉ, तो जैसे अगर हाई प्रेशर बढ़ेगा तो आपका जो बोल्स लॉ से है उससे आपकी गैसेस डेविएट हो जाएगी। एंड अंडर सच कंडीशंस स्ट्रेट लाइन इज नॉट ऑब्टेन ऑन द ग्राफ, और हमें स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन देखने को नहीं मिलेगी, मतलब हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ग्राफ में। एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंट ऑफ बोल्स is in a quantitative manner proves that gases are highly comparable because when a given mass of a gas is compressed the same number of molecule occupy a smaller place। क्या क्या बता रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट जो था बोल का, एक क्वांटिटेटिव मैनर में उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि गैसेज जो होती है हाईली कंपेरेबल होती है। कंपेरेबल मतलब उन्हें कंप्रेस किया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों, क्योंकि जो गैस का मास होता है, व्हेन अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज कंप्रेस, जब कोई मास ऑफ गैस हमें मिला है उससे हम कंप्रेस करते, राइट। सो क्या होता है, गिवन मास ऑफ गैस इज कंप्रेस, द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई अ स्मॉलर प्लेस, वही नंबर के मॉलिक्यूल छोटी जगह को घेर लेंगे। फॉर एग्जांपल कि एक रूम में मान लीजिए कि आप फॉर एग्जांपल जैसे 2000 मोल्स ऑफ गैस है प्रेजेंट, ठीक है, और उसी 2000 मोल ऑफ गैस को आप उसी एक जो रूम था उसकी जगह एक सिलेंडर के अंदर आप फिट करेंगे तो उतने ही मोल, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स गैस वहाँ भी प्रेजेंट होगी, यानी 2000 पहले भी था, 2000 अभी भी रहेगा, राइट। सो ये था इसका मीन्स। नेक्स्ट है आगे आपके क्या लिखा है कि दिस मीन्स दैट द गैसेस बिकम डेंसर एट हायर प्रेशर, अ रिलेशनशिप कैन बी ऑब्टेन बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ अ गैस यूजिंग बोल्स लॉ। बाय डेफिनेशन से हमने क्या देखा कि जो डेंसिटी डी है वो रिलेटेड होती है मास एम से और वॉल्यूम वी से। बाय द रिलेशन, इनका रिलेशन क्या होता है, इसे याद से रखिए, मतलब ध्यान से देखिए, डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी, डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी, इसे आप ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। इफ़ वी पुट वैल्यू ऑफ वी इन दिस इक्वेशन फ्रॉम बोल्स लॉ इक्वेशन, अगर हम यहाँ पे वैल्यू जो है वॉल्यूम की उसे पुट करेंगे इस इक्वेशन में बोल्स लॉ की, तो हमें कुछ रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। सो हम यहाँ देख सकते हैं रिलेशनशिप, डिफरेंट प्रेशर्स है, डिफरेंट वॉल्यूम है, 1/v की वैल्यू भी दी है और pv की भी वैल्यू आपके सामने दी हुई है, ठीक है। तो इसे पढ़ने की नेसेसरी नहीं है, यहाँ पे आपको बोल्स लॉ और उसके पोस्टुलेट्स को ईजिली ध्यान देना है। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है यहाँ पे आपको, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ल्स लॉ के बारे में आपको डायरेक्ट बताया, तो मैं सीधा चार्ल्स लॉ पे मूव ऑन करूँगा, राइट। यहाँ पे इक्वेशंस दी हुई है बट ये नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको सीधा चार्ल्स लॉ के, आपको अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो आपको चार्ल्स लॉ की जो पोस्टुलेट है वो लिखने हैं और उसके बाद वो छोटी वाली इक्वेशंस लिखनी 5.5 तक की जो थी, ठीक है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक है वो है चार्ल्स लॉ, जो कि टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशनशिप बताता है। पहले अभी हमने बोल्स लॉ में क्या देखा था, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशनशिप, पर हम चार्ल्स लॉ में किसका रिलेशनशिप देखेंगे, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप। सो चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं देखते हैं। चार्ल्स एंड गे लुज़ैक गे लुज़ैक परफॉर्म सेवरल एक्सपेरिमेंट ऑन गैसेस, मतलब चार्ल्स और गे लुज़ैक ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे गैसेस पर इंडिपेंडेंटली टू इम्प्रूव अपॉन हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। देयर इन्वेस्टिगेशन शोड दैट for a fixed mass of a gas at constant pressure volume of a gas increases or increasing the temperature। यहाँ उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट करा था कि एक फिक्स्ड मास ऑफ गैस जो है कांस्टेंट प्रेशर पे तो है, मान लीजिए पहले कांस्टेंट क्या था आपका, टेम्परेचर था, पर अब कांस्टेंट क्या आपका प्रेशर है। सो उन्होंने ये फिक्स्ड मास ऑफ गैस अगर कांस्टेंट प्रेशर पे है तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो इंक्रीज़ होगा टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ, मतलब जैसे जैसे हम वॉल्यूम, मतलब उसका आप बोल सकते हो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, राइट। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक दूसरे के। एंड जब हम इसे कम करेंगे यानी कूल करेंगे टेम्परेचर को, तो गैसेस भी कैसी होगी, उनका वॉल्यूम भी कम होते जाएगा। उन्होंने ये पाया, दे फाउंड दैट फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर में एक एक डिग्री राइज हो रहा है वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज हो रहा है 1/273.15
के रेशियो से, राइट। अब ये 273.15 क्या है, ये आपका केल्विन टेम्परेचर है, राइट, जो कि 273.15 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 के, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, of the original volume of gas at 0 degree Celsius. Thus, if the volume of a gas at 0 degree Celsius at T degree Celsius and V0 and Vt respectively, then equation कुछ इस तरीके से होगी, Vt is equal to V0 plus T upon 273.15 into V0, where Vt is equal to V0 is equal to under bracket 1 plus T upon 273.15 bracket close, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो इक्वेशन है आपको क्लियर है कि V0 कॉमन था तो एक साइड हो गया, और उसकी जगह हमने क्या लिखे 1 प्लस टी अपॉन 273.15 डिग्री सेल्सियस। अब आगे यहाँ पे क्या दिया है कि Vt इज इक्वल टू V0 इज इक्वल टू 273.15 प्लस टी अपॉन 273.15, यानी केल्विन टेम्परेचर को ऊपर ऐड कर दिया है। इस स्टेज में, एट दिस स्टेज वी डिफाइन अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे हमें एक नया टेम्परेचर देखने को मिलेगा, नया स्केल ऑफ टेम्परेचर, सच दैट T डिग्री सेल्सियस और न्यू स्केल इज गिवन बाय T इज इक्वल टू 273.15 डिग्री प्लस T एंड 0 डिग्री सेल्सियस विल बी गिवन बाय T डिग्री इज इक्वल टू T 273.15। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन याद रखनी 5.6, जो कि चार्ल्स लॉ की मेन इक्वेशन है, राइट। और इसी टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, केल्विन टेम्परेचर स्केल या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। दैट्स 0 डिग्री सेल्सियस ऑन द सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 273.15 के बराबर एट एब्सोल्यूट स्केल में। नोट दैट डिग्री साइन इज नॉट यूज वाइल राइटिंग द टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल में जब हम लिखते हैं तो डिग्री साइन यूज़ नहीं करते, हम वहाँ यूज़ करते केल्विन साइन। क्यों, क्योंकि इसे केल्विन ने दिया था, उन्हीं साइंटिस्ट के नाम से ये स्केल उन्होंने दी थी, तो हम भी टेम्परेचर की जगह क्या यूज़, मतलब सेल्सियस की जगह हम केल्विन यूज़ करते। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक स्केल भी बोलते हैं टेम्परेचर की, और इसका इस्तेमाल साइंटिफिक वर्क्स में किया जाता है। दस अगर हम ऐड करें 273 को, मोर प्रिसाइजली 273.15 टू द सेल्सियस टेम्परेचर टू ऑब्टेन द टेम्परेचर एट केल्विन स्केल, तो हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल में अगर हमें टेम्परेचर ऐड पता करना है कितना टेम्परेचर है, तो हमें 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऐड करना होगा, राइट। इफ़ वी राइट T is equal to 273.15 plus T, so T0 इज इक्वल टू, अब ये जो 273.15 प्लस T, ये T क्या आपका डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर रहेगा, है ना। मान लीजिए अगर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, 273.15 प्लस 30 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा कौन सा टेम्परेचर हमें मिल जाएगा, केल्विन स्केल पे हमारा टेम्परेचर हमें मिल जाएगा, राइट। नॉर्मल टेम्परेचर तो हमारा T0 जो था हमारा नॉर्मल 0 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर था वो कितना था, यहाँ पे ओ का मतलब क्या आपका 0 डिग्री है, ओ नहीं है वो एक्चुअली में 0 है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे मतलब 0 केल्विन पे आपका टेम्परेचर कितना था, 273.15 डिग्री सेल्सियस। अब इसे इक्वेशन में 5.6 में हमें क्या ऑब्टेन हुआ रिलेशनशिप, Vt इज इक्वल टू V0 Tt अपॉन T0। सो Vt क्या, V0 क्या आपका 0 वॉल्यूम, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है ना, और Vt क्या आपका जो टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपका जो वॉल्यूम है ना, वो बराबर होगा किसके, Tt अपॉन T0 के। सो सेम यहाँ इक्वेशन Vt के नीचे हमने V0 को ला लिया इधर लेफ्ट साइड में, और हमारा इक्वेशन क्या बना, Vt अपॉन V0 इज इक्वल टू Tt अपॉन T0, जैसे कि लास्ट इक्वेशन में हमारा P1 अपॉन V2 इज इक्वल टू P2 अपॉन V2, राइट। P1 अपॉन V1 वैसी P2 अपॉन V2, राइट, वैसी इक्वेशन हमारी यहाँ भी बनी। Thus we can write a general equation as follows. So V2 upon V1 is equal to T2 upon T1, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और रीअरेंज करने पे हमारा V1 अपॉन T1 मतलब 1 1 वालों को एक साइड ला लो कि वॉल्यूम 1 अपॉन टेम्परेचर 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2 अपॉन टेम्परेचर 2। अब V अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, जो कि हमारा ये कॉन्स्टेंट क्या कहलाएगा, K2, क्योंकि हमने पहले एक कॉन्स्टेंट निकाल चुका था। सो हमारे यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट्स V इज इक्वल टू KT इंटू टेम्परेचर, चूँकि 5.2 एट लास्ट हमारा आया। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट K2 इज डिटरमाइंड बाय द प्रेशर ऑफ वॉल्यूम। अब जो वैल्यू है कांस्टेंट K2 की, उसे डिटरमाइन करेंगे हम प्रेशर ऑफ गैस के और उसके अमाउंट पे, है ना, एंड द यूनिट इन विच वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड। इक्वेशन 5.10 इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो याद रखिए आपका जो इक्वेशन 5.10 है, राइट, यही आपका क्या है, इक्वेशन है चार्ल्स लॉ का, राइट। आगे देख लेते क्या लिखा है, विच स्टेट दैट द प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब आपका प्रेशर जो है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। और जो वॉल्यूम है आपका फिक्स्ड मास ऑफ गैस के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, मतलब जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और जैसे जैसे वॉल्यूम कम होगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी कम होगा।
सो यहाँ पे टोटली टेम्परेचर पे पूरी कहानी टिकी हुई है। इसके बाद इन्होंने भी अपने ग्राफ रिप्रेजेंट करा जिसे हम देख सकते हैं, राइट। तो ये वाले जो ग्राफ वाला टॉपिक है इसे मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, राइट। इसके बाद डायरेक्ट मैं आपको ये लुजेक लॉ के बाद जो हमारा नेक्स्ट है एवोगैड्रो लॉ, उसके बारे में बता रहा हूँ। ये वाला स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो है एवोगैड्रो लॉ उसे मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो एवोगैड्रो लॉ किस किस बेसिस पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पे गैस की रिलेशनशिप बताता है, यहाँ पे वॉल्यूम और अमाउंट के रिलेशनशिप बताया गया। सो 1811 में एक इटालियन साइंटिस्ट जिसका नाम था एमेडियो एवोगैड्रो, उन्होंने ट्राई किया था कुछ कंक्लूजन को कंबाइन करके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से और गिब्स-लुसाक लॉ से, और उन्होंने क्या एक नया लॉ प्रपोज किया जिसे बोलते हैं हम एवोगैड्रो लॉ। सो एवोगैड्रो लॉ आपका एक्चुअली में क्या है, ये कंबाइन कंक्लूजन है, कंबाइन कंक्लूजन। कौन कौन सी थ्योरीज का कंबाइन कंक्लूजन है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ना, और गिब्स-लुसाक लॉ का कंबाइन कंक्लूजन है। अभी कहता क्या है ये लॉ, ध्यान से समझिए। It states that equal volume of all gas under the same condition of temperature and pressure contain equal number of molecule। कि लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस, मतलब जितनी भी गैसेस है उनका इक्वल वॉल्यूम किसके कंडीशन में, अंडर द सेम कंडीशन, मतलब सेम कंडीशन यानी जो जैसे लास्ट टाइम पे थी वैसे सेम कंडीशंस पे टेम्परेचर और प्रेशर की क्या कंटेन करता है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दिस मीन्स दैट एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर कैसा रहे, कांस्टेंट रहे, तो जो वॉल्यूम रहेगा वो डिपेंड करेगा अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस पे, मतलब आपका वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, मोल ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे अब इक्वेशन चेंज हो गई कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब आपका जो मोल ऑफ गैसेस है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस वो बढ़ेगा तो आपका वॉल्यूम क्या रहेगा, वो भी बढ़ेगा, अगर वो कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा। दूसरे शब्द में बोले तो अमाउंट ऑफ गैस मैथमेटिकली वी कैन राइट, हम इसे कुछ इस तरीके से लिखते हैं, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन। यहाँ पे स्मॉल एन क्या है, वेयर एन स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस and V is equal to K4n. The number of moles in 1 mole of gas has been determined to be 6.022 into 10 raised to 23। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका यूनिट, ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल है गैस का, 1 मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स में 1 मोल ऑफ गैस का क्या रहता है, यहाँ पे बता रहे हैं डिटरमाइन कैसे करेंगे हम इसे, हम इस यूनिट से 6.022 इंटू 10 raised to minus 10 raised to 23, राइट। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। यू विल फाइंड दैट दिस इज द सेम नंबर, हम देखेंगे ये वाला जो नंबर है दिस इज द सेम नंबर दैट विच वी केम अक्रॉस वाइल डिस्कसिंग द डेफिनेशन ऑफ मोल, सिंस वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। कि आपके वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल की, यानी नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा। 1 मोल ऑफ ईच गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का STP, ये आपको ऑब्जेक्टिव बेसिस से इंपॉर्टेंट है, राइट। will have same volume, standard temperature and pressure means 273.15 K at 0 degree Celsius temperature and 1 bar, exactly 10⁵ Pascal pressure। The value approximate freezing temperature of a water and atmospheric pressure at sea level। The STP molar volume of an ideal gas and a combination of ideal gas is 22.71098 liter mole inverse। मोलार वॉल्यूम ऑफ सम गैसेस आर गिवन इन दिस टेबल। तो यहाँ कुछ गैसेस का मोलार वैल्यू दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप एग्जाम बेसिस पे प्रिपरेशन के लिए ले सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, डाइऑक्सीजन, डाईहाइड्रोजन और आइडियल गैसेस का यहाँ पे आपको दिया हुआ है मोलार वैल्यूज। ठीक है, ये मोलार वैल्यू लीटर में दिया है, मोलार वैल्यू इन लीटर पर मोल ऑफ गैस सम गैसेस एट 273.15 केल्विन एंड 1 बार पास्कल पे, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा, अब नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कैन बी कैलकुलेटेड। अब किसी भी नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से, स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। यहाँ पे स्मॉल n तो आपको पता है, स्मॉल n क्या था आपका, नंबर ऑफ मोल। अब स्मॉल m क्या है आपका, मास ऑफ द गैस अंडर इन्वेस्टिगेशन, एंड कैपिटल M क्या आपका, मोलार मास। तो मोलार मास आपके सामने लिखा हुआ है टेबल में, राइट। सो V इज इक्वल टू K4 into small m upon capital M। Equation 5.13 can be rearranged as follows। So m is equal to K4 into small m upon capital M is equal to K4 into D, right। तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आती है रीअरेंज करने पर।
हेयर डी, यहाँ पे जो डी है वो क्या आपका डेंसिटी ऑफ गैस है. वी कैन कंक्लूड फ्रॉम इक्वेशन 5.14 दैट द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास. तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी एक मतलब जो गैसेस में जो डेंसिटी ऑफ गैस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलर मास के. अगर मोलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी ऑफ गैस भी बढ़ेगी. A gas that follows Boyle's law, Charles law and Avogadro law strictly called as ideal gas. तो यही आइडियल गैसेस कहलाती है. कौन सी गैस? वो गैस जो तीनों लॉज को फॉलो करती है. कौन कौन से लॉज आपके? बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को फॉलो करती है स्ट्रिक्टली, उन्हें ही हम आइडियल गैस बोलते हैं. और जो गैसेस इन लॉज को फॉलो नहीं करती वो नॉन आइडियल गैस कहलाती है. सच अ गैस इज हाइपोथेटिकल. ये गैसेस कैसी है? हाइपोथेटिकल, मतलब ये रियली में एग्जिस्टेंट नहीं करती है. एग्जिस्ट कौन सी गैस करती है? नॉन आइडियल बिहेवियर शो करने वाली गैसेस एग्जिस्ट करती है, राइट. इट इज़ एज्यूम दैट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर नॉट प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस. तो हमने पूरे जो ये लॉस देखे, इसमें हमने एक बात जाना कि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेज प्रेजेंट नहीं होता है. रियल गैसेस जो होती है फॉलो करती हैं इन लॉस को अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन में, मतलब कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही रियल गैसेस इन लॉस को फॉलो करती है ना. और फिर क्या बता रहा है? व्हेन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आर practically negligible in all the situation that deviate from ideal behavior. You will learn about this deviation later in this unit. So इसके बाद हमारा एक टॉपिक है जो कि है डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस. तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे. तो आज की क्लास के लिए आपके लिए इतना ही. कल नेक्स्ट क्लास में हम आइडियल गैस इक्वेशन और बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे, राइट. थैंक यू.